हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं एनडीपीएस एक्ट के सीजर एंड फोर फीचर के बारे में। मतलब सिर्फ जेल नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी अगर आपके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सजा का प्रावधान, कोई भी सेक्शन आप पे चार्ज किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ जेल नहीं जाना होगा, आपकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी। ये पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा प्रावधान क्या कहता है, आज इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो एनडीपीएस एक्ट में सीजर एंड फोरफीचर की बातें क्या कही गई है और इसमें क्या सारी बातें होती है। तो जब एनडीपीएस एक्ट की बात आती है, जब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात आती है, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है जिसके सीजर एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का सिर्फ ये नहीं कहना था जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उसे सजा मिल जानी चाहिए। इसका मेन मुद्दा यह है जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, जो भी ऑफेंडर हैं, उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट को जो है यहां पे रोका जाए। क्योंकि यही मेन मुद्दा है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट को अगर रोक देंगे तभी जाकर के एनडीपीएस जैसी चीजों को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के लिए लाया गया सीजर एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी रूल। और इसी में सेक्शन 68A से लेकर के 68Z ये इंट्रोड्यूस किया गया एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग, और एक सेपरेट सिविल फोरफीचर रिजिम जो है वो लाया गया, जिससे कि जो भी इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसे कॉन्फिस्केट किया जाए, उसे सीज किया जाए, उसे वहां पे ही रोक दिया जाए, जिससे कि ये पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है इस पे ताला लग जाए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर भी इन सेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आखिर ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, और अगर किसी की प्रॉपर्टी सीज हो जाती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सीज होगी, अगर कोई भी पर्सन इन मामलों में फंसता है तो उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीज होगी, वो कैसे इसमें से अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट क्या है चैप्टर 5A, जो कि मैंने आपको बताया सेक्शन 68 जो पूरा बताया मैंने आपको, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, इसका मेन पर्पस है जो भी ड्रग माफिया हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन को जो है वो यहां पे तोड़ना, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट को यहां पे क्लोज करना, जिससे कि ये पूरा सिस्टम ही रुक पाए। इसमें क्या है, द सीजर एंड फोरफीचर प्रोविजन है द ब्रेक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ये जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है ये सिर्फ और सिर्फ क्यों ये पूरे धंधा को चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, और यही है इनका बैकबोन। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और एक सेक्शन लेके आते हैं सेक्शन 68, और इसी में सेक्शन 68A से लेकर के Z तक पूरी प्रोविजन बनाते हैं जो कि इनके फाइनेंशियल बैकबोन को तोड़ने का काम करता है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उनको यहां पे तोड़ने का काम किया जाता है, उनके नेटवर्क को तोड़ने का काम किया जाता है, और नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन को यहां पे सीज एंड फोरफीट करने का कोशिश किया जाता है। साथ ही प्रोसीड ऑफ क्राइम को रोकना, साथ ही जो आपके जो ऑफेंस हैं, जो कि इकोनॉमिक गेन के लिए काम कर रहे हैं, जो रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, उनको भी यहां पे रोकने का काम करता है। और साथ ही फाइनल डिसीजन से पहले ही उनकी प्रॉपर्टी को प्रिवेंटिव फ्रीजिंग कर देते हैं, जिससे कि वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके किसी तरीके से वो इससे निकल ना पाए। इसलिए उन्हें प्रिवेंटिव तौर पे उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, उनको जो भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है ये आपका कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके लिए एनडीपीएस एक्ट को सेपरेटली बनाया गया है और सेपरेटली सारी चीजें चलती है। क्योंकि इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग की तरह ही इसमें भी जो मेन मुद्दा है वो है फाइनेंशियल बेनिफिट लेना, फाइनेंशियल अर्निंग करना, जो कि इलीगल तरीके से होता है, और इलीगल तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट को ज्यादा ही एक्सप्लोर करना। इसके वजह से ही ये सेक्शन को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इस सेक्शन के आने के बाद जो ये फाइनेंशियल बेनिफिट था, जो भी ये ड्रग ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व थे, जो भी गैंग इसमें लगे पड़े थे, जो भी इसमें एनडीपीएस की जो काम करने वाले जो माफिया लगे हुए थे,
उनके ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए, उनके एसेट्स को सीज किया जाए, ताकि ये जो पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट का जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं टूट पाए, क्योंकि ये उनके लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है ये पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट। तो उनके बेनिफिट को पहले ही तोड़ दिया जाए, उनके बैकबोन को पहले ही यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि वो फर्दर इसका बेनिफिट ना ले पाए। अब बात आती है जो किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है। सेक्शन 68A क्या कहता है, देखिए चैप्टर 5A applies to person convicted of NDPS offense punishable with the 10-year or more imprisonment and person detained under the PIT NDPS Act, relative and associate of such person, होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। देखिए यहां पे जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये बात कही गई है, तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो पर्सन कन्विक्ट हैं एनडीपीएस एक्ट में, जिसके ऊपर जो है पनिशमेंट जो है 10 साल या उससे ज्यादा की बताई जा रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, पर्सन डिटेन किए गए हैं इसके अंदर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अंदर। फिर थर्ड, रिलेटिव्स। जी हां दोस्तों, इसमें रिलेटिव्स भी आते हैं, और साथ ही एसोसिएट ऑफ सच पर्सन, जो भी एसोसिएट हैं, जो उनके साथ काम कर रहे थे, वो भी लोग इसमें कवर होते हैं। फिर होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, जो कि हम अक्सर सुना करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी जब मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें चलती हैं तो पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सनों के नाम से प्रॉपर्टी परचेस करता है। वैसे ही एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग भी होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी भी, जो कि उस पर्सन के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, वो भी इसमें कवर किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ये जो पूरा प्रोसीजर है फॉरफीचर का, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग चलता है, ये एक सिविल नेचर का है, और सिविल नेचर के अकॉर्डिंग ही इन सारे प्रॉपर्टी को फॉरफीट किया जाता है, सारे प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। अब क्योंकि बात ये हो रहा है जो इलीगल प्रॉपर्टी को सीज किया जाना, तो आखिर इलीगल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन कहां पे है, तो देखिए मीनिंग ऑफ इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेक्शन 68B सबसेक्शन जी में बताया गया है, प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड इलीगल एक्वायर्ड इफ इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम इनकम और एसेट्स ड्राइव फ्रॉम एनडीपीएस ऑफेंस। वो सारे प्रॉपर्टी जो कि उस इनकम या एसेट्स से ड्राइव किए गए हैं, जो कि एनडीपीएस ऑफेंस के अंदर आते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी इलीगल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। इट इज ट्रेसेबल टू सच इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी भी तरीके से ये लग रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो ये सारे एसेट्स जो हैं वो एनडीपीएस का जो ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने ड्रग का जो भी ट्रांजैक्शन किया है, जो भी ट्रैफिकिंग किया है, उससे ही अर्न करके ये प्रॉपर्टी बनाई है, वो सारी चीजें जो हैं वो सारी प्रॉपर्टी इलीगल मानी जाएगी। इट इंक्लूड्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, बेनामी एसेट्स एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टी इसमें कवर होती हैं। इलीगल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जिसमें कि ये कहा गया है तो जो भी एनडीपीएस ऑफेंस के अंदर कवर होता है, अगर उसे सेल आउट करके, उसे ट्रैफिकिंग करके, अगर उससे इनकम अर्न किया जा रहा है और उस इनकम से अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, कोई इनकम बनाया जा रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी इलीगल है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैश है, बैंक बैलेंस है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, या बेनामी एसेट्स है। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड बेनामी एसेट्स, ये सारी चीजों को इसमें कवर किया गया, तो ये सारी चीजें आपका इलीगल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर आपने एनडीपीएस का जो ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये सारी चीजें एक्वायर किया है, तो ये सारी चीजें आपने अगर अपने नाम से किया है, या फैमिली रिलेटिव्स के नाम से किया है, या फिर आपने किसी दूसरे पर्सन के नाम से किया है आपके बिहाफ पे, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो एनडीपीएस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और सबसे मजेदार बात क्या है इसमें, जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। एनडीपीएस एक्ट, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब भी बहुत ही यूनिकली है, हमें समझना पड़ेगा। जो कई बार जब ऑफेंस होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कई बार जो विक्टिम है उसके ऊपर होता है, जो उसने मेरे साथ ये किया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसी विक्टिम के ऊपर है, कभी एक्यूज्ड के ऊपर रहता है। तो इसमें भी यही है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वंस proceeding are validly initiated, the burden shifted to the person affected to prove that the property was legally acquired. burden of proof भी accused के ऊपर ही आएगा, जो वो ये साबित करें, अगर एक बार प्रोसीडिंग चालू हो गया उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर आ गया, तो वो ये साबित करे ये प्रॉपर्टी जो उनके नाम से है या जो उनके रिलेटिव के नाम से है, और या फिर जो किसी दूसरे के नाम से है उनके बिहाफ पे, ये सारी चीजें, या उनका इन्वेस्टमेंट है,
या उन्होंने कोई कैश, बैंक बैलेंस या कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी बना रखी है, वो सारी चीजें को प्रूफ करने की जिम्मेदारी एक्यूज के ऊपर आता है, जो वो ये कंफर्म करे ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने लीगल पैसा जो उन्होंने अर्न किया है लीगल वे में उससे ही बनाया है, न कि उन्होंने ड्रग्स के ट्रैफिकिंग करके ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है, न कि उन्होंने एनडीपीएस ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो है ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है। तो ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। अगर ये साबित नहीं कर पाए तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? इलीगल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आती है बात, जो ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी है और किसकी नहीं है, और कैसे इसको प्रोसेस में लाया जाएगा। देखिए, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैफिकिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, सेक्शन 68E में ये मेंशन किया गया है। किसमें? सेक्शन 68E में मेंशन किया गया है। क्या है? ऑथराइज ऑफिसर में कंडक्ट द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। मैंने बताया ना आपको, जो ये पूरा सेक्शन जो है सेक्शन 68A से लेकर के Z तक, इसमें सारी कहानी बताई गई है। जो पहले तो क्यों बनाया गया ये सेक्शन, किसके लिए बनाया गया, इलीगल प्रॉपर्टी क्या है, उसका एक्वायर करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, ये सारी चीजें बताई गई है। तो उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा इस प्रॉपर्टी का, सेक्शन 68E के अंदर बताया गया है। जो एक ऑथराइज ऑफिसर होंगे जो कि कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इज टू आइडेंटिफाई द इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट, टाइटल डीड्स, टैक्स रिकॉर्ड एक्सेट्रा मे बी एग्जामिन्ड। अब देखो, अब यहां पे क्या आ गया, जो कोई पर्सन अगर इलीगल, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम अपना आईटीआर फाइल नहीं करते या बैंक में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल बैंक अकाउंट आपने रखा हुआ है, उससे क्या हो जाएगा। देखिए, ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोविजन है, ये आपका जब इस तरह के कोई हालात बनते हैं, इनमें ये बहुत काम आता है। अगर आपने अपना आईटीआर इनकम जो भी अर्न कर रहे हो आप, जो भी लीगल तरीके से अर्न कर रहे हो आप, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे हो, जो भी बैंक ट्रांजैक्शन है उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इन्वॉल्व कर रहे हो, या कोई एसेट्स है या कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो सारी चीजें आप अपने रिटर्न में शो कर रहे हो, तब तो आप सेफ हो, आप बच सकते हो, आप दिखा सकते हो जो वो एक लीगल प्रॉपर्टी है, लीगल वे में आपने उसे एक्वायर किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसे दिखा नहीं पाए, अगर आप उसे साबित नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो ऐसे में जो पर्सन, ये जो ऑथराइज ऑफिसर है, ये कंडक्ट कर रहा है इंक्वायरी, और इस इंक्वायरी के अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा, ये सारी चीजें देखने के बाद जो आपकी जितनी भी इनकम है वो सब इलीगल है। और ऐसे में आपने अगर कोई चीज, कोई ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने अपने हार्ड अर्न मनी से भी अगर एक्वायर किया होगा, अगर आपने उसे लीगल वे में भी एक्वायर किया होगा, तो वो भी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है। और ऐसे में क्या होगा, दिस आपके ऊपर बर्डन आएगा, जो आप इसे प्रूव करोगे तो ये इलीगल तरीके से नहीं एक्वायर है, ये लीगल तरीके से एक्वायर की गई है। तो इस बातों का ध्यान जरूर रखें जब भी आप ये सारे प्रोसेस करते हैं, ये जो इनकम टैक्स की रिटर्न करना या अपने एसेट्स को शो करना या कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करना, अगर इलीगल वे में है या लीगल वे में है, इन चीजों को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर किसी भी तरीके से कोई भी सिनेरियो अगर आपके नाम से क्रिएट होता है। फिर दिस प्रोविजन इज टू फाउंडेशन फॉर सीजर एंड फॉरफीचर प्रोसीडिंग, यही फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है। और उसके बाद जब एक बार प्रूफ कर दिया, जब एक बार जो ये ऑथराइज ऑफिसर हैं इन्होंने ये प्रूफ कर दिया जो ये सारी प्रॉपर्टी आपने ये ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपने ये एक्वायर किया हुआ है, उसके बाद आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो आप इसे लीगल साबित। अब उन्होंने सारा बैंक अकाउंट देख लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब बात आती है जो वो कब सीज कर सकते हैं। सीजर एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 68F में बताया गया है, जो पावर टू सीज और फ्रीज कब होगा, वेयर द ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, जब ऑफिसर को लगे, ये बिलीव हो जाए ये प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल तरीके से एक्वायर किया गया है, देन प्रॉपर्टी इज इलीगली एक्वायर्ड, प्रॉपर्टी इज इलीगली एक्वायर्ड and it is likely to be concealed, transferred or dealt with the frustrated forfeiture. Seize the property or freeze it. Its seize is not a practicable and restraining the transfer without a permission. अब जैसे ही उसे रीजन टू बिलीव, मतलब उसे जैसे ही बिलीव हो गया ये प्रॉपर्टी, ये मुझे ट्रांजेक्शन ऐसे लग रहे हैं आपके बैंक अकाउंट देखने से, आपके एसेट्स को देखने से, ऐसा मुझे बिलीव हो रहा है जो ये आपने इलीगल तरीके से एक्वायर किया है, तो बस उनके इसी से वो सारी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं और उसका फॉरफीचर हो सकता है। और
अगर एक बार फ्रीज हो गया, आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दिया गया यहां पे, तो उसके बाद आप कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। अब जब प्रॉपर्टी की सीजिंग की बात आती है तो कुछ चीजें हमें भी ध्यान में रखना होता है। जो प्रोसीजरल सेफगार्ड क्या है? कॉपी ऑफ सीजर एंड फ्रीजिंग ऑर्डर मस्ट बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न्ड एंड फॉरवर्डेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 48 आवर। देखिए, जिस अथॉरिटी के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, उनका प्रोसीजर क्या होगा, तो उनको प्रोसीजरल सेफगार्ड क्या अपनाना है? जो कॉपी ऑफ सीजर एंड फ्रीजिंग जो ऑर्डर है, उसे सर्व करना है पर्सन जो कि कंसर्न पर्सन है। साथ ही फॉरवर्ड कहां करना है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास विद इन 48 आवर। द ऑर्डर बिकम इनइफेक्टिव अनलेस द कंफर्म विद इन 30 डेज। की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? रीजन टू बिलीव, जो मैंने बताया आपको, रीजन टू बिलीव जो बात है मस्ट बी बेस्ड ऑन मैरिटल एविडेंस। ये नहीं जो बस रीजन टू बिलीव हुआ तो मतलब उनके मन में आया, उनके सपने में आया जहां ये इलीगल है तो एक्वायर कर लिया। उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई आपका मटेरियल एविडेंस होना चाहिए। मटेरियल एविडेंस होगा फिर तभी आप उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो या रीजन टू बिलीव दिखा सकते हो। आप सिर्फ आपके मन में आया और आपके सपने में आया है तो उससे आप जो है किसी भी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखना है। अब उसके बाद कंफर्मेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेक्शन 68F सबसेक्शन 2, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट अप्लाई द इंडिपेंडेंट माइंड एंड कंफर्म और रिजेक्ट। कंफर्म भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है द ऑर्डर विद इन 30 डेज। और ये ऑर्डर विद इन 30 डेज उन्हें पास करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है। फेलियर टू कंफर्म rendered the seizure and freezing void and this act as a check on arbitrary effective action। अगर 30 दिन के अंदर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनके पास ये पूरा रिपोर्ट आया है, अगर वो चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके कंफर्म या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो विद इन 30 डेज ऑर्डर पास नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सीजर एंड फोरफीचर हुआ है उसे वॉइड माना जाएगा। और ये एक्ट जो है आपका चेक ऑन आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, और यहां पे जो है एक पूरी आर्बिट्ररी पावर को जो है कंट्रोल करने के लिए ये बात कही गई है कि अगर उन्होंने विद इन 30 डेज ये ऑर्डर नहीं दिया तो ऐसी कंडीशन में ये वॉइड माना जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। एक हमने से देख लिया जो प्रॉपर्टी का सीजर कैसे होगा, पहले प्रॉपर्टी को कैसे सीज किया जाएगा, वो कौन सी इलीगल प्रॉपर्टी होगी, फिर इलीगल प्रॉपर्टी को जो भी ऑथराइज ऑफिसर है वो कैसे एक्वायर करेगा, रीजन टू बिलीव में उसके पास एक मटेरियल एविडेंस होना चाहिए। फिर मटेरियल एविडेंस के बाद जब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आएगा तो वो अपना जो है वो फ्री माइंड अप्लाई करेंगे, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे और इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करने के बाद कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। और जब अगर वो कंफर्म नहीं करते हैं, अगर वो फेल होते हैं कंफर्म करने में, तो जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई है उसे वहां पे वॉइड माना जाएगा। मान लेते हैं जो विद इन 30 डेज अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये जो है वहां पे कंफर्म कर दिया जहां ये प्रॉपर्टी जो है इलीगल तरीके से एक्वायर किया गया है और उस ऑर्डर को मान लेते हैं, ऑर्डर को पास कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा सेक्शन 68H के अंदर। इफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी believe property is illegal acquired, a so cause notice is issued as seen जो है वो आपका इशू किया जाएगा and the person must explain sources of income and evidence of lawful acquisition। यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया burden of proof। किसके ऊपर? पर्सन के ऊपर जिनके नाम से एनडीपीएस एक्ट में उन्हें एक्यूज बनाया गया है और उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सीज किया गया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अब क्या किया है? एक ऑर्डर पास कर दिया है विद इन 30 डेज जहां ये इलीगल है। तो ऐसी कंडीशन में सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा पर्सन के नाम से और पर्सन आकर के यहां बताएंगे जो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है और साथ ही जो एविडेंस है वो लॉफुल कुछ एविडेंस देंगे यहाँ पे लॉफुल एक्विजिशन का। तो ये कैसे लॉफुली आपने एक्वायर कर रखा है इसे। ठीक है। Reasonable opportunity of hearing is mandatory and violation of natural justice is vitiates the proceedings। क्योंकि reasonable opportunity देना बहुत जरूरी है hearing के लिए, क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो ये ना कहीं एक नेचुरल जस्टिस का जो है वायलेशन माना जाएगा। तो इसलिए रीजनेबल टाइम भी देना जरूरी है। अब जब हियरिंग हो जाएगा, हियरिंग होने के बाद क्या होगा? फॉरफीचर ऑर्डर जब पास होगा सेक्शन 68I के अंदर, जब हियरिंग हो जाए तो वहां पे इफ एक्सप्लेनेशन इज अनसेटिस्फैक्टरी, अगर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो एक अनसेटिस्फैक्टरी है,
then property is forfeited to the central government and if explanation is unsatisfactory the proceeding are dropped. अगर लगेगा जो भी explanation वहां पे दिया गया है जो ये प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल तरीके से है या लीगल तरीके से है, जो पर्सन के द्वारा वहां पे बातें रखी गई जो हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने लीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है, वो अगर लगा जो एक सेटिस्फैक्टरी है, तो अगर सेटिस्फैक्टरी हुआ तो क्या होगा, प्रोसीडिंग वहां पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी की जो भी फॉरफीचर या जो भी सीजर हुआ है, जो फ्रीजिंग हुआ है, वो वहां पे हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां पे अनसेटिस्फैक्टरी हुआ तो प्रॉपर्टी फॉरफिटेड कर दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर मानते हैं जो फॉरफीचर इज एब्सोल्यूट विदाउट कंपनसेशन, ठीक है, फॉरफीचर वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे सेटिस्फैक्टरी है तो फॉरफीचर इज एब्सोल्यूट एंड विदाउट कंपनसेशन जो है उन्हें दे दिया जाएगा। फिर क्या है, फाइन इन अ लिeu ऑफ फॉरफीचर सेक्शन 68J इन सर्टेन केस इफ प्रॉपर्टी इज पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल। हो सकता है जो कभी उस पर्सन के द्वारा जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया वो हो सकता है जो पार्टली लीगल हो पार्टली इलीगल हो, मतलब कुछ पैसे जो उसके लगे हुए हैं वो लीगल वे से उन्होंने पैसे जो अर्न किया था, हार्ड मनी जो उन्होंने अर्न किया था उस पैसे का भी पोर्शन लगा हो उसमें और कुछ पार्ट इलीगल वाला हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अथॉरिटी मे इंपोज द फाइन इंस्टेड ऑफ द फॉरफीचर एंड दिस प्रोविजन इंट्रोड्यूस द प्रोपोर्शनली। और यहाँ पे जो भी पार्ट जितना तक लग सकता है जहां ये लीगली वे में इन्होंने पैसा अर्न किया था ये इस प्रॉपर्टी पे इन्होंने लगाया है, तो जितना उन्होंने लीगल वे में कमाया है उस लीगल वे के अमाउंट को छोड़ दिया जाएगा और जो इलीगल में लगाया है उसके लिए क्या होगा, जो उनपे फाइन इंस्टीट किया जाएगा, प्रॉपर्टी के बदले जो भी फॉरफीचर हो रहा है उसके बदले उनपे फाइन लगा दिया जाएगा। और वो क्या होगा, प्रोविजन जो उसमें प्रोपोर्शनली तरीके से जो है उस पर चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं जो उनके जजमेंट से जो भी जजमेंट आया उनके जजमेंट से अगर जो पर्सन जो कि एक्यूज पर्सन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में वो अपील में जा सकते हैं और जुडिशियल रेमेडीज ले सकते हैं। स्टैच्यूटरी अपील फाइल करेंगे सेक्शन 68O के अंदर एंड अपील लाइज टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। मतलब जो भी अपील आपका लाइज होता है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल होगा और साथ ही क्या होगा, ये आपका विद इन अ टाइम होना चाहिए, क्योंकि अपील का टाइमिंग होता है किसी भी केस में। अगर हम देखें तो हर में एक टाइम फ्रेम बनाया गया है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको अपील फाइल करना है, अदरवाइज वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या रेमेडी है आपके पास, आप रिट में जा सकते हो, रिट का जुरिडिक्शन बनता है हाई कोर्ट कैन इंटरवेन वेयर नो रीजन टू बिलीव। जो मैंने आपको वही बताया, जो एक मटेरियल एविडेंस होना चाहिए, अगर मटेरियल एविडेंस नहीं है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा भी उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है, तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सीधा हाई कोर्ट अप्रोच करोगे, क्योंकि वहां पे कोई रीजन टू बिलीव नहीं था उस प्रॉपर्टी को सीज या फॉरफीचर करने का, नो नेक्सस विद एनडीपीएस ऑफेंस, या फिर कोई ऐसा आपका तरीका नहीं था जिसके अकॉर्डिंग आप जो है एनडीपीएस ऑफेंस में किसी भी तरीके से लायबल हो। ऐसी कंडीशन में वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो उस पर्सन को सुना ही ना जाए, उसकी बातों को वहां पे ना रखने दिया जाए, तो ये भी एक नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, तो वहां भी आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और नॉन कंप्लायंस विद स्टैच्यूटरी टाइमलाइंस, या जो भी स्टैच्यूटरी टाइमलाइन है, जो मैंने आपको 30 डेज का स्टैच्यूटरी टाइमलाइन बताया, जो उनको विद इन 30 डेज ऑर्डर पास करना है, अगर उसमें डिले हो जाता है तो इन चारों कंडीशन में जो है आप कहां अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट जुडिक्शन के अंदर। ये रहा आपका फॉरफीचर एंड सीजर का पूरा प्रोविजन जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती हैं। इसमें मैंने आपके राइट्स के लिए भी बताया और साथ ही जो प्रोसीजर चलते हैं, जो फॉरफीचर का पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में बताया। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था जो कि एक स्ट्रिक्ट स्टैच्यूटरी कंप्लायंस है और साथ ही एक रीजन्ड डिसीजन मेकिंग है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट है। इन सारे तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पे कवर किया है। बाकी आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोग भी जान पाएं और समझ पाएं। थैंक यू सो मच।